दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ उर्फ ओडेसिटी। आई होप आप लोग अच्छे हैं। मैं आपको मेरे साथ मेरे परिवार में घटित एक शायद अतिमानवीय एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, पर आप इसे कहानी के तौर पे ही सुनना। कुछ साल पहले की बात है। दिसंबर का महीना था, आखिरी वीक चल रहा था। 25 दिसंबर, 31 दिसंबर मैंने खूब मज़े किए, जमकर पार्टी की। मामी भी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। मम्मी तो उन्हें देखकर इमोशनल हो गई थी, इतने टाइम बाद जो मिल रही थी। लेकिन एक अजीब सा टेंशन भी छाया हुआ था। डर का माहौल था। लोगों का डर था कोविड वापस तो नहीं आ रहा है ना। ओमिक्रॉन, एक नया वेरिएंट का नाम न्यूज़ में घूम रहा था। और फिर इडियट बॉक्स पे खबर भी सारा दिन चल रहा था, सरकार फिर से लॉकडाउन अनाउंस कर सकती है। इसलिए लोग अपने में जुटे थे, खुशियां मनाने में लगे हुए थे। क्या पता कब फिर से कितने महीने घर में वापस बंद रहना पड़ जाए। वैसे हमारे शहर में विंटर्स का अपना ही मजा है। हर तरफ बहुत सारे मेले, फूड फेस्टिवल्स, कल्चरल इवेंट्स लगे रहते। फिर नया साल आया। 2 जनवरी को हमने डिसाइड किया एक नेशनल ट्रेड फेयर चलते हैं। वहाँ इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं अपने स्टेट की खास चीजें लेकर। आर्टिसंस, बिजनेसमैन, हैंडक्राफ्ट, सब कुछ होता है वहाँ पे। ये फेयर के बस लास्ट 3 दिन ही बचे हुए थे। मम्मी, पापा और मामी काफी दिनों से बोल रहे थे कि उन्हें इस फेयर में जाना है, लेकिन म्यूचुअल टाइम ही नहीं मिल रहा था। जिस दिन मिला, I picked up the car keys, ignition ऑन किया और क्या, फिर निकल पड़े। ये जो ट्रेड फेयर था, ये एक ह्यूज ग्राउंड में था। मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी। She actually doesn't get out much। अपनी व्हीलचेयर में वो काफी फ्रीली घूम रही थी, और जहाँ दिक्कत होती थी वहाँ या तो मैं, पापा या मामी हेल्प कर लेते थे। पापा मम्मी के साथ ही मैक्सिमम टाइम थे। मामी तो उस दिन फुल मूड में थी, फोटोज ले ही जा रही थी और मुझे बोल रही थी, अरे बेटा मेरा भी कुछ पिक्चर्स ले लेना। मैं भी मामी के काफी फोटोज खींच रहा था। फ्रूट्स का तो उनका अलग ही क्रेज था। ऑरेंजेस, एप्पल्स और कुछ टैंगी फ्रूट्स जिनका तो मुझे नाम भी नहीं पता, सब कुछ वो खा ही जा रहे थे। Me on the other hand was stuffing myself with junk food। विंटर का सीजन था और मैं पूरी तरह स्ट्रीट फूड मोड में ही था। It was actually a perfect winter day। हल्का धूप, ठंडी हवा और एक सुकून भरा वाइब, पूरा फैमिली टाइम। हमने काफ़ी शॉपिंग भी की। महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट पे स्टॉल्स लगे थे। वहाँ पे साड़ीज, हैंडक्राफ्ट डेकोर, सब कुछ लिया हमने। और फिर मम्मी की नज़र पड़ी कश्मीर के एक स्टॉल पे। मम्मी का एक सपना था बर्फ से ढके पहाड़ देखना। She always wanted to witness snowfall। बर्फीली पहाड़ों पे जाना। उनको मूवीज में शिकारा, डल लेक, गुलमर्ग, सोनमर्ग देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। साउथ उन्होंने मोरलेस घूम लिया था। इनफैक्ट पापा नेवी में थे और शादी के बाद मम्मी पापा केरल में रह चुके थे। लेकिन बर्फीली हिमालय देखना, वो सपना कभी उनका पूरा नहीं हो पाया। एक्चुअली आफ्टर माई बर्थ कुछ महीने बाद मम्मी पैराप्लेजिक हो गई थी और तब से वो चल नहीं सकती। शी मूव्स इन अ व्हीलचेयर। स्नो कैप माउंटेन्स का वो सपना उनके लिए सिर्फ एक तस्वीर बन के रह गया था। माई मॉम वॉज लिटरली इलेटेड वो कश्मीर का स्टॉल देखकर। बोली, कश्मीर ना जा पाओ तो क्या हुआ, वहाँ की पश्मीना और शॉल से ही खुश रह लूंगी। लेकिन एक अजीब सा ठहराव तो था उनकी आवाज में। जैसे ही हम उस स्टॉल के पास गए, एक बड़ी सी दिक्कत सामने आ गई। स्टॉल के अंदर जाने के लिए एक रेस्ड सा प्लेटफॉर्म था। हिंदी में शायद उसको दहलीज या चबूतरा कहते हैं। हम लोग सोचने लगे मम्मी को व्हीलचेयर में ऊपर कैसे लिए जाए। प्लेटफॉर्म वुडन स्ट्रक्चर का था और थोड़ा टेम्परेरी और वीक भी लग रहा था।
तभी स्टॉल के 2-3 लोग तुरंत मदद के लिए आगे आ गए। बस एक की हमें ज़रूरत थी क्योंकि बाकी मैं और पापा ही उनको संभाल लेते। लेकिन उनकी हेल्प और वार्म जेस्चर देखकर हमें एक ग्रैटिट्यूड तो फील हुआ था। स्टॉल में 2-3 और कस्टमर्स भी थे, लेकिन स्टाफ ज्यादा था। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी थे, दाढ़ी थी लेकिन मूछें नहीं, स्कल कैप पहनी हुई थी और एक टिपिकल मुस्लिम अटायर में। वही ओनर थे, वही डायरेक्टली हमसे डील भी कर रहे थे। क्लोथ्स के प्राइसेस जो थे वहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैवी थे। और तब एक हल्का सा रियलाइजेशन हुआ मुझे, अच्छा इसीलिए इतना वार्म वेलकम किया जा रहा था हमारा। जोक सफा। फिर भी थोड़ी बार्गेनिंग, थोड़ी मेंटल थकान और उसके बाद मम्मी ने काफी कुछ ले ही लिया। कार में बैठते ही मैंने मम्मी से पूछ लिया, इतना सब ले क्यों लिया? तो मम्मी का जवाब एकदम कोट अनकोट बहुत ज्यादा लॉजिकल था। उन लोगों ने इतनी मदद की, कुछ भी ना लेते तो बुरा लगता ना। और मामी तो इंस्टेंटली मम्मी के सपोर्ट में आ गई थी। पापा ने इस कॉन्वर्सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और मैं भी अकेला था अपने ओपिनियन में, तो मैंने ये कॉन्वर्सेशन ज्यादा बढ़ाया नहीं। हमने वहीं पर लंच कर लिया था। प्लेजेंट वेदर, थोड़ी थकान और मैंने तो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा लिया था। फिर ड्राइव करके घर वापस लाया सबको। पूरे दिन के बाद सबने आराम किया, वेकेशन वाइब चल रही थी। घर में बैठकर गप्पे शप्पे मारी बहुत ज़्यादा, और एक सिंपल डिनर के साथ वो खूबसूरत दिन खत्म हुआ। हाउएवर, अगला दिन वैसा एकदम नहीं था। ना धूप थी ना सुकून। सुबह उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आने लगी, खांसी होने लगी। अंदर से एक ठंड सी महसूस हो रही थी, कांप रहा था शरीर मेरा। कोलकाता में इतनी ठंड जनरली पड़ती नहीं है, लेकिन कुछ तो ऑफ लग रहा था। कुछ तो लग रहा था कि ठीक नहीं है। पापा को भी सेम सिम्टम शुरू हो गए, और पापा जब खांसते हैं ना, इट्स लाउड, लाइक रियली लाउड। और उनकी प्री एग्जिस्टिंग हार्ट की कंडीशन भी है, तो वो देखते हुए हम सब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। छींक आती है उनको तो एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जैसे पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया हो, जैसे कोई नॉर्मल ठंड नहीं, कुछ और ही था। मुझे पता चला कि मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा सेम सिम्टम्स हो रहे थे, बट थैंकफुली एटलीस्ट पापा जितना नहीं। थोड़ी बेटर थी वो, बट स्टिल 2-2:30 बजे तक ढंग से सो नहीं पाई थी लास्ट रात। थैंकफुली मामी बिल्कुल ठीक थी, वही घर के सारे काम संभाल रहे थे, लेकिन उनका भी मन थोड़ा उदास सा ही हो गया था। जब सब बीमार हो घर पे, तो एक हेल्दी इंसान भी कैसे खुश रहे। मैंने उस दिन एक छुट्टी ले ली, क्योंकि ऑफिस का तो एकदम मूड ही नहीं था। घर का पूरा वाइब डल सा हो गया था। जो नए कपड़े लिए थे उन्होंने, मम्मी और मामी को चेक भी करना था। उन दोनों को वैसे कपड़े तो अच्छे लगे थे, पर मम्मी ने जो कश्मीरी स्टॉल से सबसे महंगा वाला ड्रेस लिया था, उसको पहनने के बाद उनका पूरा मूड ऑफ हो गया। मम्मी ने स्टॉल वालों को क्लियरली बोला था कि उनका हाइट अराउंड 5'7" या 5'8" है, और उन्होंने भी बोला था, हाँ हाँ मैडम जी, आराम से हो जाएगा लेंथ, लेकिन अब कपड़ा छोटा पड़ रहा है। उस दिन मंडे था और हमारी खांसी और छींक दोनों और बढ़ गई। पापा और मम्मी दोनों कह रहे थे कि उनकी किसी चीज़ की स्मेल ही नहीं आ रही है। अब ये सच था या सिर्फ एंजाइटी का इफेक्ट, मुझे ये नहीं पता। मैं भी कंफ्यूज था। मामी अब तक तो वॉज अनअफेक्टेड, बट वो भी हमें देखकर काफ़ी टेंस हो गई थी। अब असली प्रॉब्लम ये था कि ट्यूसडे वॉज द लास्ट डे ऑफ द फेयर, और ये कोई अमेज़ॉन या मिंत्रा तो है नहीं जहाँ रिटर्न हो जाए इजीली। फेयर ख़त्म हो तो स्टॉल भी गायब। फिर भी पापा ने अपनी खराब हेल्थ के बावजूद डिसाइड किया कि एक बार ट्राई तो ज़रूर करते हैं। वो फेयर घर से 6-7 किलोमीटर दूर था। पापा गए वापस उस फेयर में। ज़्यादातर स्टॉल्स पैक ही हो रहे थे, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर था वो उतर रहे थे, सामान लपेटा जा रहा था।
कश्मीरी स्टॉल वाले भी रैप अप मोड में ही थे, पर थैंकफुली पूरा रैप अप नहीं हुआ था। पापा डायरेक्टली उन बुजुर्ग आदमी के पास गए जो हमसे संडे को ही डील कर रहे थे। पूरा मैटर एक्सप्लेन किया, पर इस बार उनका टोन एकदम ही अलग था। पिछली बार जितना वार्मर स्वीट था, इस बार उतना ही रूड और प्लम्प्ड। थोड़ी बहस वाली बातचीत भी हुई उन दोनों में, पर एंड में डील ये हुआ कि रिटर्न चलो पॉसिबल होगा, लेकिन टर्म्स उनकी रहेगी। संडे को हमने थोड़ा बहुत बार्गेन भी किया था, पर आज द बॉल वॉज इन देयर कोर्ट। लास्ट में डिसाइड हुआ कि ड्रेस के बदले एक कश्मीरी शॉल मिलेगा और पापा को 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। लॉस तो हुआ, बट चलो कुछ नहीं से कुछ तो सही। स्टार्ट तो रफ था, लेकिन एंड में वो कश्मीरी बुजुर्ग आदमी ने हंसकर पापा को साइड हग भी दे दी। पापा स्टॉल से निकलकर एग्जिट गेट की तरफ बढ़ते हैं, तभी स्टॉल से एक आदमी तेज कदम से आता है और उन्हें पुकारता है, दादा इधर देखना जरा। उसकी आवाज बहुत ज्यादा रफ और अनक्लियर था और थोड़ा अजीब भी। पापा ने पीछे मुड़कर देखा और वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आया। हाइट कुछ 5 फीट 7 इंच के आसपास, रंग बिल्कुल सफेद सा, जैसे अक्सर कश्मीरियों का होता है, चाहे पंडित हो या मुसलमान। लेकिन चेहरा ऐसा जैसे सालों से मुस्कुराना भूल गया हो। राइट आंख के ऊपर एक पतला सा निशान था, जैसे किसी शार्प एज चीज ने उनको घायल किया। उसकी आंखों में शांति तो नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी, वो वाली जो बोलती कम थी, देखती ज्यादा। वो तेजी से नहीं चला, उसका चलना भी कुछ धीरे सोचा समझा सा था। वो बोला, मैंने आपके मिसेस को देखा था जब आप आए थे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पापा ने थोड़ी शेकी हिंदी में पूछा, हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? मैंने तो उस दिन आपको देखा नहीं था। मैं था साइड में खड़ा था, मुझे चोट लगी है ना, इसीलिए आपका मदद नहीं कर पाया था उस दिन। पापा को थोड़ा याद आया, या शायद नहीं, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स में हल्का सा सर हिला दिया। तब उस आदमी ने कहा एक ऐसी बात जो किसी का भी रूह हिला दे। मुझे पता है आपकी मिसेस के साथ ऐसा क्यों हुआ है। अब पापा के चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ एक क्यूरियोसिटी भी जाग गई थी। वो नॉर्मली तो रैशनलिस्ट है, ऑलमोस्ट एथिस्ट, लेकिन जब बात अपनों की होती है तो हर आदमी हिल जाता है। तो कश्मीरी आदमी ने बोला, एक काली ताकत है, उसने ही ये सब किया है मैडम के साथ, और वो ताकत अभी भी आपके पास ही है। मैं कुछ करना चाहता हूं सर, एक कोशिश। पापा का दिमाग तो कह रहा था ये सब क्या बकवास है, लेकिन दिल में कहीं एक आशा की किरण जाग रहा था। इतने साल हो गए थे मम्मी को पैराप्लेजिक हुए, उनका मोटर नर्व डैमेज के बाद चलना बंद हो गया था उनका। पापा ने वेल्लोर से लेकर डिफेंस हॉस्पिटल्स तक सब ट्राई किया था, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, जो हो सका वो सब किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो अगर कोई छोटी सी उम्मीद भी है, पापा उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? एक लंबे सन्नाटे के बाद पापा चुप ही रहे थे और उस खामोशी को हाँ समझकर कश्मीरी आदमी अपनी शर्ट और पैंट की पॉकेट चेक करने लगा था। एक पेपर निकाला उसने और पास के एक टेबल पर रख कर कुछ लिखने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। पहले 2 लेटर्स लिखे,
फिर रुक गया। उंगलियां उसकी कांपने लगी। पेन हिल रहा था, कुछ नहीं लिख पा रहा था। उसका हाथ हिल रहा था, बहुत तेज। फिर से ट्राई किया और फिर से वही सेम, बस वो कांप रहा था। फाइनली बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एफर्ट के बाद एक ब्लैक इंक पेन से उसने कुछ लिखा उस पेपर में। लेकिन क्या लिखा? क्या लिखा था उसने? एक पेपर निकाला और पास के एक टेबल पर रखकर कुछ लिखने लगा, लिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, बहुत तेज। पहले 2 लेटर्स लिखे, फिर रुक गया। उंगलियां उसकी कांपने लगी। पेन हिल रहा था पर कुछ लिख नहीं पा रहा था। उसका हाथ हिले ही जा रहा था। फिर से ट्राई किया उसने और फिर से वही, कांप रहा था उसका हाथ, उसकी उंगलियां। फाइनली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एफर्ट के बाद उस ब्लैक इंक पेन से उसने कुछ लिखा उस पेपर पर। लेकिन क्या क्या लिखा था उसने उस पेपर पर? वो आदमी पापा के पास आया और बोला, मुझे जो लिखना था वो ये जिन लिखने ही नहीं दे रहा था, मुझे रोक कर रखा था। ये उसी कबीले का जिन है जो मैडम को तकलीफ दे रहा है और अब वापस आपके परिवार को भी दे सकता है। ये सुनते ही पापा घबरा गए, लेकिन धैर्य रखे। फिर उसने पर्ची लेकर पापा को दी। पापा का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था उस वक्त। उन्होंने देखा कुछ अरबी या फारसी जैसा लिखा था उस पर्ची में। उसने फिर पर्ची फोल्ड कर दी और मेरे पापा से बोला, इस पर्ची को खोलना मत, इसे घर के किसी खुले जगह पे रखना, ड्रॉयर या अलमारी के अंदर नहीं। शायद मैडम को 2-3 दिन तक थोड़ा बेचैनी सा हो, तो सो ना पाए। लेकिन घबराना नहीं है, 1 दिन के बाद इस पर्ची को किसी झील या पानी में डाल देना और फिर मुझे कॉल कर लेना। मेरा नंबर सेव कर लीजिए आप। पापा ने उसका नंबर सेव कर लिया। मैं यही रहता हूँ, पार्क सर्कस में। आपको सही लगे तो मिल लेना मुझसे। लेकिन फिर जाते जाते उस आदमी ने कुछ ऐसा बोला जो कोई भी यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करेगा। मैडम जी पूजा पाठ तो करती होंगी ना, मुझसे कहना हनुमान चालीसा पाठ कर और आप भी हनुमान जी की पूजा करना। ये सुन के पापा एकदम हिल्स आ गए। एक कश्मीरी मुसलमान आदमी हनुमान चालीसा का पाठ करने कैसे बोल रहा था? अजीब था पापा के लिए ये सब। पापा ऊबर से घर लौट आए, लेकिन पूरी जर्नी में अंदर से खामोश हो गए थे। घर आते ही देखा किसी की भी तबीयत में सुधार नहीं था। मम्मी, मैं और पापा तीनों की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। पापा का सर फटा जा रहा था उस कश्मीरी आदमी के बोझ से, जिसने मैडम को तकलीफ दिया था। वो अब वापस आपके परिवार को भी दे सकता है। मामी हम सबको ऐसे देखकर सोच रही थी कि उनका स्टे एक्सटेंड कर ले। उन्होंने आज भी हमारे लिए खाना बनाया था, जैसे पिछले कुछ दिनों से बना रही थी। मैं काम कर रहा था, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन फोकस नहीं था एकदम भी। हेल्थ और मूड दोनों ही अजीब लग रहा था। पापा ने याद किया उस कश्मीरी आदमी ने क्या कहा था, पर्ची किसी खुली जगह रखना, ड्रॉयर के अंदर नहीं। पापा ने पर्ची बेडरूम की विंडो पे रख दी। उनका मन बेचैन सा था, उनका दिमाग पूरा घूम रहा था। मम्मी भी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बेचैन थी। व्हील चेयर में बैठकर ही उन्होंने अपनी बीपी की दवाई ली। उन्होंने पापा को देखा और उनका टेंशन खुद भी महसूस की। मम्मी समझ गई थी पापा अंदर से पूरा घबराए हुए थे। लेकिन किस बात के लिए इतना घबराए हुए थे वो, जो उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था? मम्मी धीरे से पूछी, की हुई तुम्हार? क्या हुआ है जी? बस ऐसे ही सर दर्द और खांसी है,
आप इतना टेंशन मत लीजिए ना। उनका चेहरा तो काम दिख रहा था, लेकिन अंदर से मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान थी, या शायद डरी हुई, वो पता नहीं मुझे। लेकिन फिर भी पापा को चीयर अप करने की पूरी कोशिश की उन्होंने। पापा टेंस थे, लेकिन सिर्फ खांसी या छींक के लिए नहीं, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा ही पुराना। उस कश्मीरी आदमी की कही हुई बात बार बार रिपीटेडली याद आ रहा था उनको। एक काली ताकत ने ये किया है मैडम के साथ, और वो अब भी आपके आसपास ही है। कश्मीरी आदमी की वो बात दिमाग में घूमे ही जा रहा था पापा का। पापा एक रैशनल आदमी रहे हैं, रिटायर्ड, ग्राउंडेड, लॉजिकल, पर जब बात अपनों पर आती है ना, तब लॉजिक भी हिल जाती है पूरी तरीके से। पापा के जज्बात उलझे हुए थे। कैसे कोई बुराई की काली शक्ति हमारे आसपास रह सकती है? नॉनसेंस, ये सब एकदम बकवास है, कोई सेंस है इस बात का? लेकिन फिर अगले ही सेकंड, लेकिन अगर ये बात सच हो तो वो पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में थे, दोनों थॉट्स के बीच जूझते हुए। घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा ऑफ था। मैं तो अपने काम में बिजी था, तो ज़्यादा महसूस नहीं कर पाया, पर मम्मी ने ये चीज़ महसूस किया। यूजुअली जब रिलेटिव्स घर पे होते हैं, पापा बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहते हैं, लेकिन ये मंगलवार अलग था। उनकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। पापा ने मम्मी से बात करना चाहा, लेकिन शब्दों में उनकी रुकावट थी। फिर भी पापा ने मम्मी से पूछा, तुमने हनुमान चालीसा पढ़ा है आज? मम्मी तब पूजा कर रही थी। वो मुड़कर देखे। पापा कभी ऐसे सवाल नहीं पूछते, इनफैक्ट क्रिटिकल होते हैं कभी कभार पूजा पाठ को लेकर। पापा ने फिर जल्दी ही बोला, नहीं आज मंगलवार है ना, इसलिए पूछ रहा था। मम्मी ने धीरे से कहा, मैं रोज पढ़ती हूँ। उस पल मम्मी को समझ आ गया था, कुछ तो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पापा आज यूजुअली जैसे बिहेव करते हैं वैसे नहीं कर रहे थे। फिर आई मंगलवार की रात। पापा डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या विश करेंगे। क्या वो कश्मीरी आदमी की बातों में बिलीव करें, उसने जो कहा था वो सच हो जाए, ताकि उसके पास ये सब सही होने की उपाय मिल जाए, या चाहे उसकी बातें सब झूठ हो, एकदम झूठ, बेबुनियाद, सब वापस नॉर्मल हो जाए। ये कैसी विडंबना है। अगर वो सच था तो क्या मम्मी वापस चल पाएंगी, या ये सिर्फ बस होप का इल्यूशन है? इट वॉज इंडीड वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग नाइट्स ऑफ हिज लाइफ। रात के 11:30 बजे सब सो गए। मम्मी उस दिन बेड पे जाते ही सो गई थी। पापा ने मम्मी को देखा, एक छोटी सी मुस्कान आई उनके चेहरे पर, और फिर वो भी सो गए। अब ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं पता उस मुस्कान का असली मतलब क्या था। सैटिस्फैक्शन, या पेन, या फिर होप, या बस अपनी इमोशंस को छुपाने के लिए एक मुखौटा। रात के 12 बजे मम्मी की नींद टूट गई। वो एकदम से उठ बैठी। सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी। मम्मी ने घबराते हुए कहा, सांस नहीं ले पा रही हूं मैं, प्लीज मदद करो। उनका ब्रीदिंग शैलो हो गया था, जैसे ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा। पापा एकदम पैनिक हो गए, पानी लेने के लिए दूसरे रूम भागी। हाथ कांप रहे थे उनके। वो जब मम्मी को पानी दे रहे थे, ग्लास उनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा कांप रहा था। मम्मी ने पानी तो पी ली, मगर कुछ भी फायदा ना हुआ। पैल्पिटेशंस और बढ़ गया, और बेचैनी भी सिर्फ बढ़ती ही रही। और फिर आया उस रात का सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट।
मम्मी बोलने की कोशिश तो कर रही थी, पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वर्ड्स फ्रेम नहीं हो रहा था उनसे। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग तो सिग्नल भेज रहा हो, लेकिन जुबान रिफ्यूज कर रही हो रिस्पॉन्ड करने से। पापा का डर बहुत ज़्यादा और गहरा हो गया है। पापा घबरा कर खुद से पूछे, क्या हो रहा है हमारे साथ ये सब? वो रूम में इधर उधर चल रहे थे, पूरी तरीके से हेल्पलेस। मम्मी की आंखों में खौफ छाया हुआ था, दहशत थी एक अनजानी सी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था उनका। हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे और वो एक जगह पर टिक ही नहीं पा रही थी। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस, उथल पुथल सा हो रहा था। वो वॉशरूम के तरफ गई व्हीलचेयर में, शायद कुछ रिलीफ मिल जाए, बट शी कुडंट रिलीव हरसेल्फ। कुछ नहीं हुआ। दैट अनईजीनेस स्टिल रिमेन्ड। द नाइट फेल्ट लाइक इट वुड नेवर एंड। उस रात पापा की एक पल के लिए भी आंख नहीं लगी थी। उन्होंने पूरी रात मम्मी का हाथ पकड़ा रखा। उन दोनों की आंखों का डर सब कुछ कह रहा था। ये उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे बेचैनी भरी हुई रात थी, जैसे रात भी खुद कुछ कहना चाहती हो। दूसरी सुबह, वेडनेसडे, अराउंड सुबह 10:30 बजे मैं सो रहा था जब मम्मी का कॉल आया मुझे। और मम्मी ने पूरी रात जो जो घटनाएं घटी उनके साथ, वो सब मुझे बताई। मम्मी और पापा सुबह 6:30 बजे तक सो नहीं पाए थे। पापा ने वो इनिशियली कश्मीरी आर्मी वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं। लेकिन रात के उस डरावनी एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने मम्मी को सब कुछ डिटेल में बताया, पूरा डिटेल में। मम्मी ने मुझे भी वो सारी बातें बताई और कहा कि मैं उस पेपर को झील में फेंक के हम तीनों का फिर इस बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। हमारे पास एक राम मंदिर है हमारे घर के पास, जिसमें एक बहुत बड़ा हनुमान जी की मूर्ति है। उस मूर्ति के चारों ओर देवनागरी में सियावर श्री रामचंद्र जी का नाम लिखा हुआ था। हमने डिसाइड किया मैं वही जाकर वो पर्ची झील में फेंक आऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, क्योंकि अगर पूरा अनुभव अभी बयां किया तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। बाकी किस्सा सुनेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए। ओके गाइस, मैं जानता हूँ तुम लोग वीडियो देखकर पहले ही अंदाजा लगा चुके हो कि वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ। टू डिसअपॉइंट यू, इसका कोई पार्ट 2 है ही नहीं। नो, नॉट बिकॉज ये सब जो मैंने बोला वो सब झूठ है, बिल्कुल नहीं। जो मैंने शेयर किया उसमें पूरा रियलिटी का रिप्लिका ही है। बट ये जो है, ये कोई अतिमानवीय घटना नहीं है। ये जो भी चीजें हुई है, बहुत ज्यादा लॉजिक बैक्ड चीजें ही हुई है। First things first, the Kashmiri mysterious 5'7" guy coming and उसने जो prophecy दिया, जैसे मैंने बहुत बार कहा, this is basic psychology. कोई अगर अपने चाहने वाले के बारे में कुछ सुनेगा, people would be intrigued, right? So Dad waited and listened, and the Kashmiri guy did put up a good show, like same kabile ka jinn and all that. These stories are very popular in South Asian culture, right? Like, although jinns have a primarily an Islamic backing, but because of our multicultural background, we all know about it. From Alif Laila, Aladdin, and बहुत सारे stories, correct? Okay, his hand shaking while writing some Arabic or Persian script. तो वो एक show था which he put up and he was actually good at it. कोई जिन आके उसको हिला नहीं दिया था, वो खुद ही हिले जा रहा था to put up a show ताकि पापा को थोड़ा एक mysterious सा feeling हो एंड वो इंट्रीग सा फील कर, राइट? ओके, अब आता है उस बंदे का मास्टर स्ट्रोक। अभी भी देयर आर चांसेस दैट मेरे पापा उसको क्या ही मम्बो जम्बो सोचकर इग्नोर कर देते, बट देन ही यूजेस हिज मास्टर प्लान। मैडम को हनुमान चालीसा पढ़ने बताइए। ओके, सो इट इज वेरी पॉपुलर, राइट? हम सबको पता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अभी किसी को ये लगेगा कि सी
he not just knows about the Islamic things, but he also knows about things of the Hindu culture. There is some truth to it. But the thing is, पॉडकास्ट शो पे आके 2020-21 से लोग भूत भगाते ही जा रहे हैं. And he saw one such reels over his Instagram feed to add more colors and make it sound more trustworthy, ताकि हमें feeling आ जाए, अरे ये तो हमारे laws भी जानता है. That is how he played with my dad's minds. देखो, बात ये है ना कि मैंने कुछ टाइम पहले हनुमान चालीसा का एक किसी ने इंटरप्रिटेशन किया था, वो सुना था, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था. उसने ये कहा था कि इट इज ट्रू, जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे, क्योंकि महावीर है वो. और बढ़िया बात ये है कि द स्टार्टिंग लाइन ऑफ हनुमान चालीसा इज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. So when you are studying the vast ocean of knowledge like Sri Hanuman, then you understand that Bhoot Pisach, the presence of Bhoot Pisach is only fictional and hence वो कभी नहीं आएंगे. देखो भाई, अभी मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, तो भूत है या नहीं है ये सब मैं नहीं जानता. बट एक चीज मैं जो कहना चाहूंगा वो ये है कि until and unless तुमको भूत उड़ा ले जाता है या फिर उठा के एकदम पूरा पटक ही देता है, तुम्हारा बायस तब तक हमेशा यही होना चाहिए कि ये कुछ होगा जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, बट डजंट नेसेसरली मीन कि ये कुछ अतिमानवीय हुआ है. समटाइम्स ऐसे कुछ होता है जो हमें नहीं पता होता है कि उसके पीछे का फैक्टर्स क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बात का एक्सप्लेनेशन हमको जानने की जरूरत भी नहीं है. हमारा काम ये सब का एक्सप्लेनेशन ढूंढना तो है नहीं, राइट? बट हमारा बायस यही होना चाहिए कि ये एक नेचुरल कुछ हुआ होगा एंड वी शुडंट बी स्केर्ड अबाउट इट. बस दिल में अपनी भगवान पे आस्था रखो, वही काम देगा तुम्हारा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोग ना ऐसे सोचते हैं, अरे वो कैसे हो गया, आई ट्राई टू गेट रीजंस बट आई कुडंट एक्सप्लेन, तो जरूर भूत ही होगा. अरे भाई, तुम नॉर्मल इंसान हो, तुमको कैसे पता होगा? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उस टाइम पर डर होता है इंसान के अंदर एंड बहुत कुछ सराउंडिंग रीजनिंग होता है दैट डजंट अलाउ यू टू एनालाइज प्रॉपरली अबाउट द सिचुएशन, एंड मोर ओवर इट डज नॉट नीड दैट यू फाइंड आउट द जस्टिफिकेशन, राइट? देखो, जैसे ग्रेविटी डिस्कवर होने से पहले भी ग्रेविटी था, बट नॉर्मल लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, राइट? दैट्स इट. तुम भी कोई चीज शायद ना जानते हो, इसीलिए यू आरंट एबल टू गेट लॉजिक बिहाइंड इट. ओके, coming to the part which many might think that अरे अगर सच में कोई supernatural चीजें नहीं हुआ होता तो ये कैसे हो गया? Like that Kashmiri guy tells कि 1-2 दिन के लिए my mom would feel uncomfortable and उनका नींद नहीं आएगा उनको, and the same thing happens with her on that Tuesday night, right? Being one of the most horrible nights for my parents. तो ये सोचकर बहुतों को लगेगा that this is mysterious and what not. तो देखो भाई, अगर तुमने ढंग से सुना है तो आई क्लियरली मेंशन्ड इन द बिगिनिंग दैट उस टाइम ओमिक्रॉन का इशू चल रहा था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई मेंशन्ड दैट हम सबको खांसी छींके हो रहा था एक्सेप्ट माय मामी, एंड आई वाज हाइलाइटिंग दैट वेरी ऑफन, राइट? आई विल कम टू दैट इन सम पॉइंट इन सम टाइम. सो यू अंडरस्टैंड, राइट? मम्मी का जो ब्रेथलेसनेस था वो either it could be Omicron, like COVID के टाइम पे there were some issues with the oxygen levels and all of that, right? And अगर आपने अच्छे से मेरे नरेशन को सुना है तो आपको पता होगा I also mentioned that she had existing BP issues, so you never know what triggered her breathlessness. And at the same time मेरे पापा ने बताया तो नहीं था उनको कि वो कश्मीरी आदमी ने ऐसा कुछ बोला है, but my dad was behaving differently, right? So मम्मी को एहसास हो रहा था that there is something different this time, and this combination of physical and mental nuances, you never know how it can have a toll on your body. And already she was having little insomnia, right, which I have already mentioned. So in fact वो चीज भी नया नहीं था उनके लिए after my dad kept वो folded पर्ची on that window, right? So everything that happened with her was already existing, and I mentioned that she went to the washroom to relieve herself, but nothing happened. So अगर आपको थोड़ा gut health के बारे में पता होगा, so you know that gut health is one of the reason जिसके कारण से you might have a little sleeplessness as well. So this happened around 2022 January, okay, and in 2021 I was very serious about working out, sleep, gut health and all of that.
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक आयुर्वेदिक दवाई ले रहा था, टगारा, to that improves the sleep health. And you know what happens is जब आप टगारा लेते हो तो आपका गट हेल्थ भी गट क्लियर होता है and it helps you to sleep. And guess what? The next day actually I gave my mom वो टगारा and she had her gut issues resolved and slept like an infant that night. Wednesday को मैंने वो पर्ची मंदिर के झील में फेंक दिया, बट आई हैड टू लिटरली कन्विंस माय पेरेंट्स टू कीप आउट फ्रॉम द आइडिया ऑफ विजिटिंग दैट मम्बो जम्बो गाइस, एंड थैंकफुली आई सक्सीडेड. ये अंधविश्वासी जो बाबा वगैरह है, इनसे जितना दूर रहो उतना बेटर है. And one more thing, you know, in South Asian countries, it's very easy to paint a woman in mysterious shade. And that Kashmiri guy, as per me, I'm not sure if it was intentional, he did try to instill the same doubt in our minds about my mommy, stressing on the fact, oh Lord, aaya hai wapas, and all of that. However, that attempt was never successful. In fact, मैंने भी आप लोगों से थोड़ी बदमाशी की by stating बार बार कि हमारा तो हेल्थ खराब था, बट मामी वॉज ऑल राइट, ताकि आपको भी ऐसा ही कुछ लगे. देखो, इट वॉज वेरी एविडेंट, वो बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाती थी, आई मेंशन राइट, तो लोड्स ऑफ विटामिन सी एंड इम्यूनिटी एंड ऑल ऑफ दैट, तो सिंपल सी बात है, शी वॉज ऑल राइट. माई पेरेंट्स वो कुछ खाते ही नहीं, एंड ऑन द अदर हैंड मैं उस टाइम पे दबा के जंक फूड खा रहा था. So high chances during that time we three had Omicron or at least weather change issues, right? Nothing mumbo jumbo about that. Anyway guys, भगवान पे अपना आस्था टूट रखो और बायस रखो कि अपने साथ जो हुआ है, nothing unnatural is happening. कुछ चीजें होंगे जो you won't be able to explain, especially at that point of time, and that is okay, right? आपको explain करना भी जरूरी नहीं है, आप साइंटिस्ट नहीं हो. क्योंकि देखो, अगर आपका बायस हो जाता है टुवर्ड्स दैट ओके समथिंग फिशी, समथिंग अननेचुरल इज हैपनिंग, तो आप उन बब्बा जी और फकीर और ये सब के चक्कर लगाओगे, करेक्ट? तो मैं अच्छे डिजिग्नेशन वाले कॉर्पोरेट बंदों को जानता हूँ जो इन पीर बाबा ये सब के चक्कर में पड़ते हैं. देखो, हमने उस कश्मीरी स्टॉल से बहुत कुछ खरीदा था एंड दैट वाज नॉट वेरी चीप. ओके, सो दैट गाय गॉट अ होल्ड ऑफ इट दैट वी हैव सम काइंड ऑफ परचेजिंग पावर. And when it comes to near and dear ones, in this case my mom, हमारी मजबूरी को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश क्यों ना किया जाए. तो वही है, जब कोई मुसीबत में पड़ता है ना, तो लोग ये नहीं सोचते कि उसका मदद किया जाए, बल्कि ये सोचते हैं कि कैसे उनकी मजबूरियां का फायदा उठाया जाए. तो यही बोलूंगा कि आराधना करो, उपासना करो, इन बाबाओं से दूर रहो. You would be meeting a lot of people, guys, जो आपको बस एक्सप्लॉइट ही करने की कोशिश करेंगे. You often see in reels, right? लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, आसपास के लोग आते हैं, उनके पटवा, चेन, घड़ी, ये सब उठा ले जा रहे हैं. एंड ये बहुत कॉमन हो गया है आज के ज़माने में. कोई भला मानुस अगर अच्छा करता है तो वो एक एक्सेप्शन बन जाता है. एनीवे गाइस, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने. एंड जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था दैट आई वुड बी पोस्टिंग अ लिटिल डिफरेंट कंटेंट अपार्ट फ्रॉम commentary and roasting. So here we go, a mysterious experience that happened with me with no added tadka. And last में I also told you about the reasoning as well. नहीं तो कुछ लोग ना क्या करते हैं कि कुछ भी आबरा का डाबरा सुना देते हैं just to stress on the fact कि ये भूत का ही किया हुआ है, भले ही रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी ना हो, या फिर कोई तो पूरी झूठ मूठ का स्टोरी ही सुनाकर सत्य घटना बोल देते हैं. ये सब नहीं करना है भाई मुझे. आई लव हॉरर फिक्शन. सो नेक्स्ट वीडियोस में भी आप देखोगे कि आई एम नरेटिंग फ्यू हॉरर फिक्शन. बाय द वे, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको सिर्फ फिक्शन ही सुनाऊंगा एंड ऐसा कोई लॉजिकल रीजनिंग वगैरह नहीं दूंगा. बट सिंस इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो, तो मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस भी बताते हैं एंड उसका लॉजिकल रीजनिंग भी बोल देंगे. और हाँ, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड उनसे स्पेशली जो ये सब पीर बब्बा ये सब इन सब के पास जाते रहते हैं, राइट? प्लीज डू दैट. बाय द वे, वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अगर कोई ट्रॉमा में आपको कुछ बता रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना, चाहे तुमको लग रहा है ये क्या ही बता रहा है, बट फिर भी आप सुन लो, उसको सही मत करने जाओ. अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से क्या होगा ना कि ही और शी वोंट ओपन अप. Make him or her comfortable. Okay. Anyway, guys, this
is a new genre for me. I have never tried storytelling क्योंकि पहले थोड़ा बहुत ये कॉमेडी और ये सब like this is something which I believe कि ये थोड़ा forte है मेरा. So just let me know how is this storytelling, and yeah, subscribe for more such fictional content. और हम आपको क्लियरली बता देते हैं कि यहाँ पे बस कहानियां सुनाया जाते हैं, एक्सपीरियंसेस नहीं. We only share fiction, not experiences. Anyway guys, मजे करो, खुश रहो, एंड थोड़ा सपोर्ट दिखा दो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे लोगों को थोड़ा शेयर कर दो. थैंक्स एवरीवन.